हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? टुडे नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो कौन सी करेंगे आज? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया? ऑस्मोटिक प्रेशर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? देखो, प्रेशर तो हमें पता ही होता है क्या होता है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक किससे रिलेटेड हम बात करेंगे। पहले आज हम बात करेंगे ऑस्मोसिस से। किससे बात करेंगे? ऑस्मोसिस से। तो ऑस्मोसिस होता क्या है मेनली? अगर आपके पास क्या है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और वो कैसे हैं? डिफरेंट कंसंट्रेशन के हैं। दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा यहां पे, डिफरेंट कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बारे में। अगर मेरे पास ये क्या है, कोई एक लो कंसंट्रेशन का है और एक सॉल्यूशन मेरे पास कैसा है, हाई कंसंट्रेशन का है। हम एग्जांपल लेते हैं। चलो यहाँ पे एक आपका 0.2 मोलर NaCl है और एक आपका 0.5 मोलर NaCl है। ये समझ में आ गया? और जो यहाँ मैंने इनको सेपरेट किया हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है, इनको मैंने जो सेपरेट किया हुआ है वो किससे किया हुआ है? ये एक सेम्परल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बाय वाले बच्चों को तो पता होगा ये ऑस्मोसिस के बारे में, सेम्परल मेम्ब्रेन। तो सेम्परल मेम्ब्रेन इनको क्या कर रही है, इन दोनों सॉल्यूशन को क्या कर रही है? सेपरेट आउट कर रही है। यहां तक क्लियर हो गया? अब बात आती है यहाँ पे जो लो कंसंट्रेशन और ये हाई कंसंट्रेशन है, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर लो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो सोल्यूट की जो अमाउंट है वो क्या है? लेस है। और सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है। अगर हाई कंसंट्रेशन है उसका मतलब आपने सेम अमाउंट ऑफ अगर सॉल्यूशन की बात कर दे हम और उसके अंदर आपने NaCl की अमाउंट ज्यादा बढ़ा दी तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब हम कह दें कि सॉल्वेंट इसके अंदर, अगर हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सोल्यूट ज्यादा डाला हुआ है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है इसके अंदर? क्या है? लो। सॉल्वेंट क्या है? लो है। तो मेनली जो ऑस्मोसिस में जो क्या होता है, ओनली मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, ओनली मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है। और इस सैंपल मेम्ब्रेन की भी खासियत यही है कि इट ओनली अलाउ द सॉल्वेंट पार्टिकल, नॉट अलाउ द सोल्यूट पार्टिकल। क्लियर? ओनली किसको अलाउ करेगी अपने में से? ये सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करेगी, सोल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगी। ओनली किसको करेगी? सॉल्वेंट को। तो यानी जो ऑस्मोसिस होता है हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन कह सकते हो आप। ठीक है। अब लो कंसंट्रेशन है तो लो कंसंट्रेशन के अंदर यानी सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो क्या है, यानी यहाँ पे ज्यादा है, H2O। और जो ये हाई कंसंट्रेशन है इसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो कैसा है? कम है। इधर क्या है? कम है। तो मेरी जो मूवमेंट होगी हमेशा, मतलब वाटर तो अगर आप देखो, सॉल्वेंट को देखो तो यहां से यहां पे जा रहा है, बट अगर आप कंसंट्रेशन में बात करोगे तो लो टू हाई, लो टू हाई। तो हमेशा ऑस्मोसिस में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कहां से? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आ गई है? दूसरी एक बात और है, जो आपका लो कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जो आपका हाई कंसंट्रेटेड का जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया है? हाइपर कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक और ये हाइपोटोनिक है तो ये हाइपरटोनिक है। समझ में आया? तो या दूसरी तरह में आप क्या कह सकते हो? मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू किसकी? सेम्परल मेम्ब्रेन इज नोन एज अ ऑस्मोसिस।
ये भी बात क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर आपको क्या क्या कहा जाए, सोलवेंट और सोल्यूशन दे दिया जाए, चलो उसके लिए आप क्लियर करा देते हैं हम आपका। सपोज करो ये तो है आपका सोलवेंट है और वही ये क्या है, सोल्यूशन है, वही चीज होगी, एक वही मीनिंग दोनों का सेम है। तो सोलवेंट यहां पर क्या है, ज्यादा है, सोलवेंट यानी H2O की अमाउंट ज्यादा है, और सॉल्यूशन में क्या डला होता है, सोल्यूट डला होता है, ठीक है। तो इसमें H2O की अमाउंट क्या होती है, कम है, सॉल्यूशन की है, ठीक है। यानी इसका मतलब है ये आपका लो कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो ये आपका लो कंसंट्रेशन का है। और ये सॉल्यूशन, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है, सोल्यूट ऐड कर दिया है, तो ये इसके कंपैरिजन ये क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन का हो गया। द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल टू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी मेम्ब्रेन इज नोन एज अ ऑस्मोसिस। ये भी क्लियर हो गया। हाइपोटोनिक, मैंने आपको हाइपोटोनिक बताया, और दूसरा वर्ड क्या बताया, एक बताया मैंने हाइपोटोनिक, दूसरा वर्ड बताया मैंने हाइपरटोनिक, और तीसरा वर्ड बताया मैंने आइसोटोनिक। ये बताता हूं अभी। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, देखो 3 केस हो रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सोलवेंट अगर कंसंट्रेशन लेस है तो इसको तो आप बोलोगे क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इधर कंसंट्रेशन क्या है, जो है आपकी ज्यादा है, तो इसको क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों में कंसंट्रेशन क्या है, रिमेन सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी समझ में आ गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, इफ द कंसंट्रेशन ऑन द बोथ साइड रिमेन सेम इज नोन एज द आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक क्लियर हो गया। और हाँ, इसमें एक चीज बताना भूल गया, ऑस्मोसिस से रिलेटेड ही हमारा क्या है, एक डिफ्यूजन है। उसमें क्या डिफरेंस है वो बाद में करेंगे। ऑस्मोसिस और ये क्या है बड़ा आपका डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में भी क्या करते हैं हम, 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन ही लेते हैं, बट इसमें क्या चीज है कि उसमें तो आपने क्या किया हुआ था, एक सेम्पल मेम्ब्रेन ली हुई थी, बट इसमें हम कोई सेम्पल मेम्ब्रेन नहीं लगाते। इसमें सिर्फ क्या होता है, एक ऐसा खोलसा होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है आपका, सपोज करो इधर लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, और इधर क्या है आपका हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। और इसमें जो मूवमेंट होती है मेनली सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट पार्टिकल दोनों की ही मूवमेंट होती है। और इसमें जो मूवमेंट होती है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। और इसमें जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, सोलवेंट पार्टिकल की होगी, ओनली किसकी होगी, सोलवेंट पार्टिकल की। और वो कहां से कहां होगी, लो टू हाई होगी। ये समझ में आ गया। इसके अंदर क्या होती है, सैंपल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर देयर इज नो सैंपल मेम्ब्रेन। ये भी समझ में आ गया। जो इसमें जो ऑस्मोसिस होता है, इसमें जो प्रोसेस होता है वो रिवर्स भी हो सकता है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, रिवर्स हो सकता है। बट इसमें जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो डिफ्यूजन में मतलब ये नहीं कह सकते कि आप कि हायर टू लो, लो टू हाई, बट इसमें डिपेंड करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे की बात करेंगे, तो वहां पे बात करेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है एक, तो जिसमें आप कंसंट्रेशन जो है वो मूवमेंट जो होती है वो अपोजिट हो जाएगी। तो डिफ्यूजन क्लियर हो गया। हाँ, इसमें एक वर्ड और आ गया, सेम्पल मेम्ब्रेन के बारे में बताता हूं मैं आपको क्या होती है। जो सेम्पल मेम्ब्रेन होती है, सेम्पल मेम्ब्रेन, ठीक है, एसपीएम, ये मेनली आपकी 2 टाइप की होती है। एक जिसको हम बोलते हैं नेचुरल मेम्ब्रेन, जो एनिमल और किसकी बनी होती है, प्लांट की बनी होती है, एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन। और ये कहाँ होती है, हमारे जो स्किन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके इनसाइड्स होती है, जो सेम्पल मेम्ब्रेन होती है। और दूसरी होती है हमारी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो मैन मेड होती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है। जो मेनली प्लांट में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम रूट से, ठीक है, तो वो भी सेम्पल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और जो मेनली जो अपनी क्या है लीव्स होती है, वहां तक का जो वाटर का फ्लो होता है वो भी सेम्पल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जनरली हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं, तो वहां पे हम आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। तो कुछ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है जो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, हाँ, जो मेनली सेम्पल मेम्ब्रेन होती है वो आपको एक शीट की तरह दिखती है, ऐसे शीट की तरह, बट ये शीट की तरह नहीं होती। इसके अंदर कुछ बहुत ही माइक्रोपोरस स्मॉल होल होते हैं, ठीक है,
जिसकी में से ये आपके जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो तो मूव कर जाते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल है वो नहीं क्या करते, वो मूव नहीं करते। ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद है कि इट कहाँ प्रेजेंट होती है, जस्ट अंडर द आउटर स्किन ऑफ मेम्ब्रेन, और मेनली जो मेरी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है सेलोफेन मेम्ब्रेन, कौन कौन सी होती है ये, हाँ ये सेलोफेन मेम्ब्रेन नाम है इनकी, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक जो होती है आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6, ये भी सारी क्या है, ये आपकी आर्टिफिशियल क्या है सेक्टोरल मेम्ब्रेन होती है, जिनका हम मेनली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या है कि भाई थोड़ा सा एक हाइपर और आइसोटोनिक के बारे में बता देता हूं मैं, कि जो हाँ ये देखो, अगर ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर जो सेल होती है, जिसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उस सेल के अंदर, ठीक है, तो उसमें अंदर जो कंसंट्रेशन होती है NaCl की वो होती है 0.9, ठीक है, परसेंटेज ऑफ NaCl, इतनी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। ये हमारी एक तरह से लगा लो आप एनिमल सेल मेम्ब्रेन या कुछ भी, आरबीसी, हाँ सॉरी आरबीसी है ये हमारी, आरबीसी लगा लेते हैं, ठीक है। अगर आपने बाहर कंसंट्रेशन कितनी कर दी, 0.9% से मोर कर दी, यानी अब यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई, कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो क्या होगा, जो ये शेल है, जो आरबीसी है, वो श्रिंक करेगी या फिर ब्रस्ट कर जाएगी। देखो श्रिंक कब करेगी, ब्रस्ट कब करेगी। अगर देखो श्रिंक का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर से जो वाटर है वो रिमूव हो जाए तो श्रिंक कर जाएगी, अगर इसके अंदर फ्लो हो जाएगा तो ये क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी। अब आपका कंसेप्ट क्या है कि हमारी ये आरबीसी है, इसकी जो कंसेप्ट 0.9% NaCl है, बाहर आपने इससे थोड़ा सा ग्रेटर का रख दिया है, तो मूवमेंट क्या होगी, हमेशा मैंने बताया आपको, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी क्या होगा, लो टू हाई। जब लो टू हाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा, लो टू हाई होगा तो क्या होगा, तो शेल क्या कर जाएगी, आरबीसी क्या कर जाएगी, आपकी श्रिंक कर जाएगी। पेपर के अंदर भी आता है पेपर के अंदर आता है, क्या आता है कि व्हाट हैपन व्हेन आरबीसी इज पुट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपने ध्यान रखना है, अगर हाइपरटोनिक में रखा हुआ है तो मूवमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होती है, लो टू हाई। तो लो टू हाई होगा तो शेल क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। क्लियर है। अगर आपका जो शेल बाहर जा रहा है, कोई भी वाटर रिमूव हो रहा है या कुछ भी इस तरह से निकल, उसको तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर अब हम क्या कर दे, अगर कंसंट्रेशन अंदर के कंपैरिजन, इस आरबी के कंपैरिजन कंसंट्रेशन क्या कर दे, लो कर दे, तो अब क्या होगा, मूवमेंट कहां होगी, फ्रॉम लो टू हाई। तो उसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। उसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्लियर हुआ, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल when RBC is put inside the higher concentration solution, तो उसको तो बोलेंगे हम एक्सोऑस्मोसिस। एंड एंडोऑस्मोसिस क्या बोलेंगे, when या कोई भी जो सेल है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, किसके कंपैरिजन, जहां पर आपने उसको रखा हुआ है, यानी अगर आपकी इस आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है, तो वहां पर क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। क्लियर होगा, जिसकी वजह से ये सेल क्या कर जाएगी, जो आरबीसी हो जाएगी वो क्या कर जाएगी, अब ब्रस्ट कर जाएगी, क्योंकि मूवमेंट कहां से होगी, अब लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कहां चला जाएगा, हाइपरटोनिक में। तो उसको हम उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो आपकी आरबीसी है वो क्या कर सकती है, ब्रस्ट कर सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा और हाइपरटोनिक में क्या होगा, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइसोटोनिक में जब दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो, ठीक है, इस तरह से।
अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। कहता है कि अगर आपके पास ये चीज है, यहां पर आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहां पर आपके क्या है, सॉल्यूशन मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, ऐसे। मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे। किसके मॉलिक्यूल जाए, कौन मॉलिक्यूल जाएंगे, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओनली नॉट अलाउ द सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब बात आती है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, यानी ऑस्मोसिस तो हमने कर दिया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया। कहता है द मिनिमम प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। ध्यान सुनना, द मिनिमम प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड to prevent the flow of solvent particle to the solution through the central membrane। यानी अब हमने क्या करना है, इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन में ना जाए, वो रुक जाए। तो उस जितना आपने प्रेशर अप्लाई किया है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ। द मिनिमम प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, यस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से एक और टर्म आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या आती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, अगर आपका जो प्रेशर है, अगर आपने थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अप्लाई कर दिया, जैसे मिनिमम प्रेशर तो आपने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया इतना, जिसने सिर्फ क्या करा, इस सॉल्वेंट पार्टिकल को इसमें जाने से रोक दिया। मतलब अब यहां पर ये फोर्स इसने इधर लगा रहा है कि भाई ये फोर्स अब कहां लग रहे हैं, कि भाई ये फोर्स इधर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इतना फोर्स लग गया है कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल को अब इसके अंदर नहीं आने दे रहे, इतना लगा हुआ है। बट अगर आपने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और मूवमेंट कहां से अब कहां से हो जाएगी, सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, तो जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ द pressure is applied on the solution which is greater than osmotic pressure, if the pressure is applied on the solution which is greater than osmotic pressure, then what happen, the solution के अंदर क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जिसको हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ ये रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसके बाद क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये हमारा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया। मेनली जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस है वो हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में हेल्प यूज करते हैं। जैसे कि आपका अगर यहाँ पे सलाइन वाटर होता है, क्या होता है, सलाइन वाटर। तो सलाइन वाटर के अंदर काफी सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो सलाइन वाटर पे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं जो ज्यादा होना चाहिए, ऑस्मोसिस से ज्यादा होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से, जिसकी वजह से ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे, वो मूव करेंगे किसके अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर। तो इस तरह से हम वाटर को क्या करते हैं, सलाइन वाटर के अंदर से प्योरीफाई करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। क्या बताया मैंने आपको, कि जो ऑस्मोसिस है वो सेंट्रल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, जबकि आपका जो डिफ्यूजन है वो किसके थ्रू होगा, सिंपल मेम्ब्रेन होती है, आप ये लगा सकते हो, सेंट्रल मेम्ब्रेन नहीं होते। दूसरा जो है, आप ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट होगी वो कहां से कहां होगी, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। कहां होगी, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। जबकि उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है, किसके अंदर, डिफ्यूजन के अंदर। डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया सेंट्रल मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं होती। दूसरा मैंने मूवमेंट बताया कि लो टू हाई, और इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, हाई टू लो। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, कि जो सेंट्रल मेम्ब्रेन है ओनली अलाउ कौन से पार्टिकल मूव करेंगे, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, और इसके अंदर अलाउ क्या करते हैं, दोनों के दोनों, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल मूव करते हैं।
चौथा क्या बताया मैंने कि जो सेरिब्रल मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बट इसमें देयर इज नो रिवर्स प्रोसेस, इसमें कोई रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा। इसमें क्या है, जो आपका जो ऑस्मोसिस है वो ओनली किसके लिमिटेड, ओनली लिमिटेड फॉर किसके लिए, ओनली सॉल्यूशन के लिए होता है, बट जो डिफ्यूजन होता है मेनली आप गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर और यहां तक कि सॉल्यूशन के अंदर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद ये तो सारा मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जो आपको क्या कहते हैं, ये हाइपोटोनिक है, हाइपर है, ये आइसोटोनिक है, ये क्लियर हो गया है। जिसके अंदर 0.9% NaCl सोल्यूशन होता है इसको नॉर्मल सेलाइन वाटर बोल देते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन आवर बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड के अंदर जो ब्लड फ्लूइड होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरबीसी कब रप्चर करेगी, वो कब करेगी, ये भी हमने आपको बता चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस पे कि सम कॉमन फिनोमिना जो ऑस्मोसिस होती है, जैसे सबसे पहला है श्रिवलिंग ऑफ रॉ मैंगो टू पिकल। पहला क्या है, श्रिवलिंग ऑफ रॉ मैंगो, क्या बनाने के लिए, टू पिकल। आपने देखा होगा जो ये आम का अचार होता है पिकल, ठीक है, इसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, जो आपका कच्चा आम होता है, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, कुछ दिन के लिए इसको आप सलाइन वाटर के अंदर डाल देते हो। किसके अंदर डाल देते हो, सलाइन वाटर के अंदर डाल देते हो, जिसकी वजह से आप थोड़े दिनों बाद क्या देखते हो कि जो ये आम है, कच्चा आम है, सारा का जो इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और कहां चला जाता है, सलाइन वाटर के अंदर। तो ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इनका क्या करते हैं, इस तरह से अचार वगैरह बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये क्योंकि यहाँ पर जो होता है रो, ये होता है आपका, इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन होती है। किसकी होती है, लो कंसंट्रेशन होती है, और इसकी सलाइन वाटर के अंदर क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है। तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से क्या कर जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगा। दूसरा है हाँ, स्वेलिंग ऑफ टिश्यू इन पीपल। सेकेंड है आपकी, सेकेंड है मेरा है स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, इन पीपल कंज्यूमिंग मोर साल्ट, यस, मोर साल्ट। अब देखो, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एडिमा। एडिमा क्या होता है, कई बार आपने देखा होता है कि हम क्या करते हैं, ज्यादातर कई बार नमक, सॉल्ट जो ज्यादा नमक खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेल होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी स्वेल कर जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वही क्या बात है, कंसंट्रेशन तो क्या होती है, लो होती है, उसके अंदर 0.9% है। जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे बाहर से ज्यादा नमक लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये इसका एक सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस की। थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। समझ में आ गया, तो किस तरह से होता है। और चौथा है प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, कि इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी है जहां पर हम ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन पे, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से। अब आपको पता ही है कि पाई जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, या आप ये कह सकते हो कि कंसंट्रेशन पे। सही बात, देखो आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है कहीं पे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। दूसरी बात क्या है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनमें क्या होगी, रैंडमनेस ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी फास्ट होगी, तो ज्यादा मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करने से क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी।
ठीक है। तो अगर हम दोनों को सम कर दें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और सी क्या होता है आपकी कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन को किसी भी कैसे, और हाँ तो हटाने के लिए इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे आर इज द गैस कांस्टेंट, और जो गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू लेनी है आपने 0.081, वो डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या किस में गिवन है, ठीक है। पाई इक्वल टू आर सी टी हो गया, सी आर टी। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, एन बाई वी आर टी, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, और वी हो गया वॉल्यूम, तो ये एन बाई वी क्या होगी, एक तरह से मोलैरिटी हो गया ना, एक तरह से आप क्या यूज करते हैं यहाँ पे मोलैरिटी यूज करते हो, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और अब देखिए तो आई का डायरेक्टली आ गया ना, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करके, दैट्स व्हाई इट्स अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से आप इनका मोलिकुलर मास भी निकाल, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। वो तो एक चीज आपने देखा ही होगा, जितनी भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करी है सभी से हमने क्या फाइंड आउट किया है, मोलिकुलर मास फाइंड आउट किया। बट इसकी एक खासियत क्या है कि इसमें क्या है कि जितनी भी आपकी ये अगर हाँ मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, चाहे वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर हो, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी मोलिकुलर मास तो निकाल सकते हैं। बट कहता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका भी हम क्या कर, उनका हम मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और जितने भी एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़कर किसी से भी हम उनका मोलिकुलर मास फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या होगा, बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होंगे, और बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स अगर कम हो गए तो हमारे लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो मोलिकुलर मास है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है, इनसे मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर पाता। बट जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एट ए रूम टेम्परेचर पे फाइंड आउट की जाती है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जबकि आपने देखा होगा कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और या कि एल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसमें आप क्या करते हो, टेम्परेचर को वेरी कराते हो, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक प्रोटीन्स हो गए, जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हो गए, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। दूसरी बात क्या है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे प्रोटीन्स की बात कर लो, प्रोटीन्स भी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने इसको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से इसका मतलब मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना चाहा तो एलिवेशन से तो क्या होगा, जो प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो तो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उससे फिर आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो मतलब उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी वही खत्म हो गई, तो आप मोलिकुलर मास क्या निकालोगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से ही मतलब उनका क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्रोमोलिक्यूल्स से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स का मास बड़ा बड़ा, पार्टिकल का जो साइज होता है बड़ा बड़ा होता है, तो इस वजह से हम इनका मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी होता है, ठीक है। एन क्या होता है आपका डब्ल्यू बी बाई में एम बी, और इंटू में ये हो गया वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे आर इंटू टी। इस तरह से ये आप एम बी यहां से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ये बताओ समझ में आया नहीं आया है, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका हम किससे निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो क्या कहता है कि जो मेनली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर जो सब्सटेंस होते हैं उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो फिर उनके लिए जो हम प्रेफर करते हैं मेनली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से ही हम क्या कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं उनका मोलिकुलर मास। समझ में आया, जिनका मोलिकुलर सब्सटेंस, ऐसे कुछ मोलिकुलर सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, तो उनके लिए हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से ही उनका मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। दूसरी बात क्या है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनका, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स,
ठीक है, जिनका जो अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है, तो उनका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट नहीं कर पाते। जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्मॉल क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, वो क्या होते हैं? कम होते हैं। इस वजह से उनका जो अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक है उससे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास। दूसरी बात क्या कहता है, समझ में आ गई बात? अगर किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हाई है तो उनके इजिली हम मेजर कर सकते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से। अगर किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? स्मॉल है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो मेथड है उससे हम उसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करेंगे। दूसरी बात, अगर जो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला, आपका जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है? जो सोल्यूट है शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। और तीसरी बात, जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? आपका डाइल्यूट होना चाहिए। समझ में आ गई बात या नहीं आई? ये बता दो। ये ऑल ओवर द आपका ऑस्मोसिस के बारे में बताया। तो मैं एक हल्का सा आपको समराइज करता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप टिक करते जाना कि आपको आया नहीं आया, ऑस्मोसिस डेफिनेशन। दूसरा मैंने आपको बताया डिफ्यूजन, उसी के बेस पे हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या किए? डिफरेंस किया। ये समझ में आ गया। फिर तीसरी बात, फिर हमने कंसंट्रेशन से रिलेटेड 3 टर्म पढ़े, हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। और फिर हमने इन तीनों के डिफरेंट केस स्टडी करे, किसके? आरबीसी के। भाई आरबीसी का जो 0.9% होता है, इसको डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, व्हाट हैपन, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा उसके जो ऑस्मोसिस है उसका यूज कहाँ होता है, जिसमें मैंने आपको बताया प्लांट में और प्रिजर्वेशन ऑफ मीट में, और जो मैंगोज वगैरह का जो पिकल्स वगैरह बनाने में है उसमें, ठीक है। और सेवेंथ हमने पढ़ा क्या पढ़ा? सेवेंथ हमने पढ़ा क्या पढ़ा? जो उसका डेरिवेशन पढ़ा। डेरिवेशन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल टू CRT, ये हमने डेरिवेशन पढ़ा। और फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर्टी है अगर वो हाई है तो हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किसकी हेल्प से करेंगे? एलिवेशन जनरली उनकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्मॉल है तो फिर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड अप्लाई करेंगे। ये ऑल अबाउट मेरा किसके बारे में है? सारा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में है। अगर आपको समझ में आया तो बताना। तो अब इसके थोड़े से हम क्या कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इस रिलेटेड अब ये क्वेश्चन है, क्या है? सिंपल है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपने क्या फाइंड आउट करना है? पाई फाइंड आउट करना है। इवन जो है लिखते जाओ। एंड कंटेनिंग द 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज, यानी आपके पास W भी दे दिया कितना? 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर एट 400 कैलोरीन, यानी आपका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 लीटर है, ठीक है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज, यानी आपके पास MB भी दे दिया कितना? 3.42 ग्राम, सॉरी 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। और आपको R वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.083 बार। हाँ, जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट है, जो प्रेशर की यूनिट है वही आएगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो। क्या है? पाई इक्वल टू क्या आपका M/VRT है ना, ठीक है। और पाई इक्वल टू WB बाय में MB इंटू में वॉल्यूम इंटू में R इंटू T। टेम्परेचर कितना था आपका? 400 केल्विन था, आई थिंक 400 केल्विन। तो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू पुट करो, WB की वैल्यू पुट करो, MB की वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम पुट करो और पाई फाइंड आउट करो। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम, कितना लिया हमने 8.95 मिलीग्राम ऑफ जीन फ्रेगमेंट in water to form 35 ml of solution. The osmotic pressure of solution 25 डिग्री सेल्सियस इज कितना दे रखा है आपको 0.335 टॉर, ये आपको दे रखा है। और आपको कहा गया है कि एज्यूमिंग जीन फ्रेगमेंट टू बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट इट्स मोलर मास, आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो आपको देखो कि ये वेट जो गिवन है WB कितना दे रखा है 8.95 मिलीग्राम दे रखा है, तो उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो डिवाइड बाय 100 से, तो मल्टीप्लाई कितना 10⁻⁻2 ग्राम, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या दे रखा है इन ए वाटर टू फॉर्म, यानी जो वॉल्यूम दे रखा है आपका 35 ml दे रखा है। ठीक है, और जो आपको इसका MB जो मोलर मास है वो तो निकालना ही है हमें। ठीक है, पाई दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है कितना 0.335 टॉर, और आर की वैल्यू उन्होंने जो दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है 0.082। तो क्या बताओ, आप निकाल सकते हो इसको, इसे निकाल सकते हो, पाई n/VRT रखो और यहां से आप इसका MB फाइंड आउट करो। ठीक है, सब कुछ वैल्यू गिवन है और इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। और भी न्यूमेरिकल्स है, सिंपल है यही, इसमें किसी में गिवन वेट निकालना है तो किसी में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। आप ट्राई कीजिए, अगर ना समझ में आया हो तो बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।